हम लोग बात करने वाले थे धारा 26 और अंतिम उपधारा इसमें बकाया बची थी। बाकी सारी उपधाराएं हो गई थी। जो उपधारा 5 और 6 थी, इसके बीच फर्क निकल कर आया था और 5 और 6 के बीच जो अंतर निकला था, वो अंतर क्या था कि 26(5) इसमें जीवित व्यक्तियों की चर्चा हुई है कि जीवित व्यक्तियों के बीच जो रक्त विवाह या दत्तक के आधार पर नातेदारी है, उस नातेदारी के अस्तित्व से अगर ऐसा व्यक्ति परिचित रहा है जो मर गया मिल नहीं सकता, या इतने समय या उतने विलंब के बिना उपाप्त उसकी हाजिरी नहीं हो सकती, ये सारी चीजें। यानी नातेदारी का जो प्रश्न है वो किसके? जीवित व्यक्तियों के बीच है। और कथन कैसा, लिखित हो या मौखिक, कथन चाहे जैसा हो, उसको जीवित व्यक्तियों के बीच नातेदारी की प्रकृति इसे तय करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है यदि वो व्यक्ति मर गया मिल नहीं सकता आदि आदि। और जो 26(6) थी, जो पुराने समय में धारा 32(6) ये कहलाती थी, उसमें कथन कैसा था? लिखित। ये लिखा नहीं है, लेकिन जो कुछ लिखा है उसका मतलब यही निकल रहा है, क्योंकि कहता है कि कथन कुटुंब चित्र पर होना चाहिए, समाधि इस पर होना चाहिए, वंशावली पर हो। तो जब इस प्रकार के कथन होंगे तो उनकी प्रकृति सिर्फ लिखित हो सकती है, इसके अलावा हो ही नहीं सकती। और कथन है कैसा कि उन लोगों के बीच नातेदारी के अस्तित्व को निर्धारित कर रहा है जो दुनिया में नहीं है। यानी 32(5) या 26(5) ये जीवित व्यक्तियों के बीच नातेदारी के अस्तित्व को निर्धारित कर रहा है। और कथन लिखित या मौखिक कैसा भी हो, उन व्यक्तियों का जो मिल नहीं सकते, मर गए आदि आदि। और जो 26(6) है, या जिसे 32(6) ये भी कहा जाएगा, वो मृत व्यक्तियों के बीच नातेदारी के अस्तित्व को निर्धारित करने वाले कथन को अपने में समाहित करती है। और कथन स्पेशली लिखित होना चाहिए, क्योंकि जिन स्थानों पर उसके होने का उल्लेख धारा 32(6) या 26(6) में किया गया है, वहां पर मौखिक कथन संभव ही नहीं है। ये दोनों के बीच फर्क ये निकल कर आया, 26(5), 26(6), 32(5), 32(6). फिर 32(7) की बात की थी हम लोगों ने, या 26(7) की बात की थी, और उसमें क्या था? प्रथा या रूढ़ी। जो प्रथा या रूढ़ी का अस्तित्व है कि अमुक विषय पर या अमुक स्थान पर यह प्रथा या रूढ़ी या ये रूढ़ी का अधिकार था या नहीं था। अगर ऐसा कोई प्रश्न किसी न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति जो मर गए, मिल नहीं सकते, उनका कोई कथन लिखित या मौखिक स्वरूप किसी भी ढंग का ये अगर मौजूद है, तो प्रथा रूढ़ी इसके अस्तित्व को साबित करने के लिए उस स्टेटमेंट को ग्राह्य किया जा सकता है। शेष कभी भी आप उन व्यक्तियों के कथन जो न्यायालय के समक्ष नहीं, उन्हें ग्राह्य नहीं करेंगे। इसका एक बात पहले भी हम लोग स्वीकृति, संस्वीकृति और रेस जस्टे इसमें देख चुके हैं। बस यानी जहां भारतीय साक्ष्य अधिनियम स्वयं अनुज्ञात करता है, केवल वही उन व्यक्तियों के कथन
साक्ष्य में ग्राह्य हो सकते हैं, जो न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं है, और इन बातों की जो प्रैक्टिकल उपयोगिता है, ये अगर आपको पता होती है तभी आप अच्छे वकील या कानून के जानकार कहे जाते हैं। अक्सर सवाल उठता है न्यायालयों के समक्ष, मानो कोई अन्वेषण अधिकारी ये साक्षी के तौर पर आहूत हुआ है। अब अन्वेषण अधिकारी जो मामले का है वो साक्षी के तौर पर खड़ा है न्यायालय के समक्ष, और बचाव पक्ष उससे सवाल कर रहा है कि आपने फला व्यक्ति का स्टेटमेंट लिया, वो कहता लिया। आपने फला व्यक्ति का स्टेटमेंट लिया, कहता लिया। ठीक है, उन जिन व्यक्तियों के कथन आपने लिए या नहीं लिए इस बारे में उससे पूछा जा रहा, उन सबके कथन अन्वेषण की डायरी पर मौजूद है, यानी जिसे केस डायरी सीडी कहा जा रहा है उसमें मौजूद है। अब अन्वेषण अधिकारी ने जितने साक्षियों का साक्ष्य लिया अन्वेषण के दौरान, हालांकि अन्वेषण के दौरान वो जो कुछ लेता है उसे साक्ष्य कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो साक्ष्य ही नहीं, क्योंकि साक्ष्य ये तो न्यायालय के समक्ष होगा और न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर या अनुमति दिए जाने इस पर होगा। और जब अन्वेषण अधिकारी अन्वेषण कर रहा है उस समय सबमिशन ऑफ चार्जशीट ये तो हुआ ही नहीं है, कॉग्निजेंस ये तो हुआ ही नहीं, विचारण की कार्यवाही ये तो प्रारंभ ही नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन अन्वेषण अधिकारी के इसके द्वारा जो कथन अभिलिखित किए जाते हैं, ठीक है, अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी, उनको भी आदतन सुविधा के लिए हम लोग अन्वेषण अधिकारी द्वारा संकलित साक्ष्य ये कह देते हैं, हालांकि नहीं कहना चाहिए, है भी नहीं, लेकिन अन्वेषण अधिकारी जो कुछ संकलित करता है विचारण के दौरान अगर जमानत या आरोप इस पर विचार करने की स्थिति ये आती है तो उसे हम लोग साक्ष्य के तौर पर स्वीकार करते हैं। ये हम लोग सीआरपीसी पढ़ते समय देख चुके हैं और यही सही भी है, लेकिन वो साक्ष्य नहीं होता, लेकिन आदतन हम लोग बोलते रहते हैं। तो अन्वेषण अधिकारी ने अन्वेषण के दौरान जितने व्यक्तियों का कथन अभिलिखित किया है, जिसे हम लोग साक्ष्य भी कह देते हैं, उन सबको न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराना ये अभियोजन के लिए आवश्यक नहीं है। अभियोजन चाहे तो उन सबको बुलाए और ना बुलाए तो ना बुलाए, क्योंकि किसी भी तथ्य पर कोई कितने साक्षी परीक्षित कराएगा ये उसकी स्वयं की ठीक है अपनी इच्छा है, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम इस विषय पर कोई निर्देश ये तो देता नहीं। इंडियन एविडेंस एक्ट वो तो इतना ही कहता है कि साक्ष्य गुणवत्ता युक्त ये होना चाहिए, साक्षियों की कोई विशेष संख्या ये किसी तथ्य को साबित करने के लिए अपेक्षित है ही नहीं। एक तथ्य को साबित करने के लिए आप 100 साक्षी परीक्षित कराओ या एक कराओ, आप 100 परीक्षित कराओ उनका साक्ष्य मूल्यवान न हो तो 0, किसका, उन साक्षियों के साक्षी का साक्षिक मूल्य। और आप एक साक्षी एक तथ्य पर यह प्रस्तुत करो और उसका साक्ष्य गुणवत्ता युक्त हो तो किसी अन्य साक्षी को का साक्ष्य देने की कोई जरूरत है ही नहीं। तथ्य आपको मालूम है, ए कहता है हम बी ने मारा, तो बी के द्वारा मारने के लिए जिन तथ्यों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष दिया जाना जरूरी है वो ये कि ए ने, ठीक है, मृतक के प्रति कोई ऐसा काम किया जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हुई और वह कार्य उसने जानबूझकर किया या इस ज्ञान के साथ किया
यानी जिन तथ्यों का साक्ष्य देना है वे स्वेच्छा अथवा ज्ञान इससे संबंधित है और मार डालने के कृत्य से संबंधित है। तो ये सारे तथ्य न्यायालय के समक्ष आप एक साक्षी के माध्यम से रखवाएं या 20 साक्षियों के माध्यम से, फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क नहीं। तो अन्वेषण अधिकारी उससे सवाल हो रहे हैं कि आपने अन्वेषण में इतने साक्षियों का साक्ष्य ये अभिलिखित किया था या नहीं? वो कहता किया था, क्योंकि उसने किया, लेकिन सारे साक्षी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए, क्योंकि सारे प्रस्तुत किया जाना यह आवश्यक भी नहीं है। अब अन्वेषण अधिकारी ने जितने साक्षी अभिलिखित किए अन्वेषण के दौरान, उनमें से कुछ घटना का समर्थन करते हैं अभियोजन की, ठीक है, और कुछ विरोध करते हैं। तो अभियोजन की घटना का जो समर्थन करते हैं अभियोजन तो केवल उन्हें प्रस्तुत करेगा। अब उन्होंने जो साक्ष्य न्यायालय के समक्ष दिया और उनका जो कथन 161 सीआरपीसी में अभिलिखित किया गया, उसके संबंध में अन्वेषण अधिकारी से यह पूछा जा सकता है कि क्या यह कथन उन्होंने आपके समक्ष किया था या नहीं, और अन्वेषण अधिकारी यह बताएगा कि हां उन्होंने किया या नहीं किया। इसके कारण से, क्योंकि अन्वेषण अधिकारी कहता है कि उन्होंने यह कथन मेरे समक्ष किया, यही तो कह रहा है वो, हमने अभिलिखित किया, यही तो कह रहा है वो। और साक्षी जो न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ, उसने जो कुछ कहा वो उस कथन के विरोध में है जो अन्वेषण अधिकारी कहता है कि हमने अभिलिखित किया था। तो अन्वेषण अधिकारी के खंडन के लिए, ठीक है ना, 162 के मुताबिक उस साक्षी के उस कथन का उल्लेख किया जा सकता है जब वो न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ था। उसने ये बताया कि हमने ये कथन अन्वेषण अधिकारी से नहीं किया और आप कहते हैं किया। तो कोई वजह कॉन्ट्राडिक्शन की है या नहीं है, इस ढंग से उपयोग होगा उस साक्षी का जिसे अभियोजन ने परीक्षित कराया है, ठीक है ना। अब अक्सर वहां झगड़ा मचता है, हमने कुछ साक्षी परीक्षित नहीं कराए न्यायालय के समक्ष और वो साक्षी अभियोजन का समर्थन नहीं करते, इसलिए नहीं कराए। अब डिफेंस क्या करता है, उन्होंने पूछना शुरू किया उन साक्ष्यों के बारे में जिनके कथन हमने अभिलिखित नहीं कराए, यानी जिनका परीक्षण हमने न्यायालय के समक्ष नहीं कराया, यद्यपि उनके कथन अन्वेषण अधिकारी ने अभिलिखित किए थे। अब पूछना शुरू करते हैं कि क्या ऐसा साक्षी जो अभियोजन के विरोध में है और जिसे न्यायालय के समक्ष परीक्षण नहीं कराया गया, बचाव पूछता क्या इस साक्षी ने यह कथन आपके समक्ष किया था? अब अन्वेषण अधिकारी कहता किया था, क्योंकि उसने तो अभिलिखित किया ही है। अब वो कहते हैं हम इसे अभिलेख का भाग बनाएंगे, यानी ये न्यायालय के समक्ष साक्ष्य दिया जा रहा है, ये लिखा जाना चाहिए अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य में, और इस पर ऑब्जेक्शन आता है। अब यहीं पर आपको धारा 32 की जानकारी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति जिसके कथनों के बारे में अन्वेषण अधिकारी से पूछा जा रहा है, अन्वेषण अधिकारी कहता है हमने उसके कथन अभिलिखित किए, लेकिन उसके कथन क्या थे ये पहले वो खुद तो आकर बताए न्यायालय के समक्ष। जब तक वो खुद न्यायालय के समक्ष परिचित नहीं है तब तक उसके कथन क्या थे ये अन्वेषण अधिकारी थोड़ा ही बताएगा। वो तो जीवित है, उसे तो न्यायालय के समक्ष आना चाहिए। यदि वो न्यायालय के समक्ष आया होता और न्यायालय के समक्ष उसके साक्ष्य का अंकन ये हुआ होता, उसमें उसने कोई विरोधी कथन किया होता और फिर अन्वेषण अधिकारी साक्ष्य में आया होता, तब उससे
वो बात पूछी जा सकती थी अन्वेषण अधिकारी से कि क्या इन व्यक्तियों ने अमुक कथन आपके समक्ष किए थे या नहीं। ये कैसे हो सकता है कि वो व्यक्ति जो मरा नहीं है, जो मिल सकता है, जो इतना विलंब के बिना, जितना मामले की परिस्थितियों में न्यायालय अयुक्ति संगत नहीं मानता और जिसका कथन स्वीकृति भी नहीं है, यह स्वीकृति भी नहीं है, यह जिसका कथन रजिस्ट्री का भाग भी नहीं है, उसके बिना न्यायालय में आए उसके किसी कथन को न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में शामिल किया जा सके, ये तो संभव ही नहीं है। और 162 सीआरपीसी वो भी यही कहती है। 162 सीआरपीसी क्या कह रही है कि आप किसी के भी पूर्व में अभिलिखित कथन का उपयोग केवल इस रूप में करेंगे कि जब वो खुद अभियोजन साक्षी के तौर पर न्यायालय में मौजूद हो और पूर्व में अभिलिखित कथन इससे विरोधी कथन कर रहा हो, तभी आप उसके पूर्व अभिलिखित कथन का उपयोग उसका खंडन करने के लिए करेंगे, अन्यथा नहीं। यानी 162 सीआरपीसी, धारा 32 पूर्व में, वर्तमान में 26 स्वीकृति और संस्वीकृति से संबंधित नियम, रेस्ट से संबंधित नियम, ये सब सम्मिलित रूप से ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जिनका परीक्षण अभियोजन ने नहीं कराया, उनके कथनों को अन्वेषण अधिकारी पुष्ट नहीं कर सकता कि उन्होंने वे कथन उससे किए थे या नहीं। और अगर अभिलेख पर लिख भी दिए जाएं वे कथन, यानी साक्ष्य का जो अभिलेख अन्वेषण अधिकारी का न्यायालय में साक्ष्य देने के दौरान तैयार किया जा रहा है, उस पर यह बात लिख भी दी जाए तो भी इसका साक्षिक मूल्य 0 है, कोई मतलब नहीं। क्योंकि वो व्यक्ति न्यायालय के समक्ष आया ही कब, जिसके कथनों का उल्लेख आप कर रहे हो। ठीक है, वो उल्लेख हो ही कैसे सकता है, वो हो ही नहीं सकता। क्योंकि सीधी बात, जो मर गए, मिल नहीं सकते, उनके कथनों का उल्लेख केवल तब होगा जब धारा 32 की पोजीशन हो। अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होना ही होगा अपने कथनों को अभिलिखित कराने के लिए। अब अगर यह सेक्शन आपके ठीक से समझ में नहीं, तो फिर आप चाहे जज के तौर पर काम कर रहे हो और चाहे वकील साहब के तौर पर काम कर रहे हो, आप बाकायदा गलत बात के लिए झगड़ा करते हैं। हमारी कोर्ट में तो कई बार हो चुका है। और सही समझदार जज होता है, वो कहता नॉट अलाउड, नहीं करेंगे आप। और अगर उसे समझ नहीं है पीओ को, तो वो कहता अरे वाह, आप कह रहे हो, हमसे ही कहता है। अरे भाई, अन्वेषण अधिकारी उसने उस साक्षी के कथनों को अभिलिखित किया, अन्वेषण अधिकारी से पूछा जा रहा है कि आपने अभिलिखित किया, वो कहता है किया, तो आपको इसे साक्ष्य का भाग बनाने में दिक्कत क्या है, आप क्यों ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हो। तो न्यायालय पढ़ने और पढ़ाने की जगह नहीं है। न्यायालय में पढ़ा और पढ़ाया नहीं जाएगा। तो फिर वहां हमारा भी जवाब होता, ठीक है साहब, आप प्रश्न लिखो, आप प्रश्न डालो, ये जो कुछ पूछ रहे हैं वो लिख दो, और उसके बाद हमारा विरोध लिखिए कि लोक अभियोजक ने इस प्रश्न को पूछे जाने पर विरोध दर्ज कराया है। उनका कहना है कि यह प्रश्न विसंगत है, नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह साक्षी जिसके कथनों को अन्वेषण अधिकारी से पुष्ट कराने की कोशिश हो रही है, वह धारा 162 सीआरपीसी, 32 एविडेंस एक्ट आदि आदि से बाधित है, नहीं पूछा जा सकता। और फिर आप ये लिख दो कि उनका विरोध
उचित नहीं है, इसलिए ओवर रूल किया जाता है और उत्तर फिर ये जो दे वो लिखा दो। क्योंकि कारण ये है, आप ही अंतिम कोर्ट तो नहीं हो, मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और वहां तय होगा कि मेरा ऑब्जेक्शन ठीक है या आपका निर्णय ठीक है। क्योंकि अगर ये लिख गया और इसी हमारा विरोध दर्ज न हुआ तो भले ही मामले में समुचित न्याय निर्णय हो जाए, लेकिन लोक अभियोजक मूर्ख था, इस बात का प्रमाण पत्र तो अंकित हो ही जाएगा। ठीक है भाई, ये हम क्यों हो जाने दें, ये तो हम होने नहीं देंगे। आप मेरा विरोध लिखो, क्योंकि न्यायालय तो कानून का है, ये किसी का, न मेरा न आपका न बाध्यकारी का, किसी का नहीं है। सबकी अपनी भूमिका है और सबकी भूमिका कानून सम्मत ये होनी चाहिए। और कानून क्या है, इसे अधिकृत तौर पर निर्धारित करने का हक आपका है, यानी व्याख्या करने का, और वो व्याख्या अंतिम रूप से उच्चतम न्यायालय से होगी। तो नाउ यू शुड रिकॉर्ड दैट। लेकिन आपको इस प्रकार के प्रश्न, ठीक है, उठाने की सामर्थ्य इसी में से आती है जब आप ये खूब समझ लें कि न्यायालय में अनुपस्थित व्यक्तियों के कथन कब कब अभिलिखित हो सकते हैं और कब कब अभिलिखित नहीं हो सकते। कोई ये साक्ष्य न्यायालय के समक्ष नहीं दे सकता कि अमुक व्यक्ति ने हमसे ये कहा था। नो, ये साक्ष्य अनुमित नहीं है, ये अनुज्ञेय नहीं है, ये अलाउड नहीं है। अमुक व्यक्ति ने जो कुछ कहा था वो अमुक व्यक्ति को आकर ही बताना होगा, या फिर वो मर गया हो, मिल ना सकता हो, साक्ष्य देने के लिए अन्यथा असमर्थ हुआ हो, या उसकी हाजिरी इतने विलंब के बिना उपाप्त न हो सकती हो कि न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उसकी उपस्थिति को अयुक्ति संगत यह मानता हो, यह मामला स्वीकृति और संस्वीकृति कारक कथनों का हो, या वो व्यक्ति जिसके कथन साबित करने की कोशिश हो रही है उसका कथन, ठीक है, एक ही व्यवहार का अर्थात रेस जस्टे का भाग हो, इसके अलावा कोई पोजीशन नहीं है। इसलिए अन्वेषण अधिकारी से यह पूछकर कि अमुक साक्षी ने आपको यह कथन दिया था या नहीं, यदि अमुक साक्षी स्वयं न्यायालय में नहीं आया है तो उसके कथनों को अन्वेषण अधिकारी के माध्यम से अभिलेख का भाग नहीं बनाया जा सकता। एक बार तो हमारा खूब ही इस विषय पर वो हो गया, झंझट जिसे बोलते हैं, और पीठासीन अधिकारी वो बोले कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए। हमने कहा अभी दे देते हैं। लो, अभी दे रहे हैं। फिर एडजमेंट हुआ, उन्होंने कहा प्रोसीडिंग एडजन करेंगे, अगली डेट पे देखेंगे। बिल्कुल अगली डेट पर मेरी ही बात ठीक पाई गई और अगली डेट पर मेरी बात ठीक पाई गई, यानी पीठासीन अधिकारी महोदय ने हम जो कह रहे थे उसी के मुताबिक व्यवहार किया। ठीक है, बिना ये कहे कि आप ठीक थे, ये तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन बचाव की फिर मानी एक नहीं, तो कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। तो आपको देखना पड़ेगा एविडेंस एक्ट का सम्यक ज्ञान, ये अगर नहीं आपको, तो चीजों को समझने में कठिनाई है। जो उपस्थित नहीं न्यायालय के समक्ष, उसका कथन न्यायालय के समक्ष केवल 3 दशाओं में किसी के द्वारा रखे जा सकते हैं। किसी के द्वारा किसी के कथनों को रखे जाने का कोई आधार ये नहीं है। विचारों में हमेशा केवल आप अपनी बात कीजिए। अन्वेषण अधिकारी, अब आप कहेंगे अन्वेषण अधिकारी तो अपनी बात कर रहा है, हमने फलाने का अभिलिखित किए थे, लेकिन ये अपनी बात कीजिए वहीं तक लागू होगी जहां तक न्यायालय अनुमति देता है। अन्वेषण अधिकारी
ये उस साक्षी के कथनों को न्यायालय के समक्ष कैसे रख देगा जिसके कथन धारा 32 की परिधि में नहीं है? तुम्हारे सामने किए होंगे, ये तुम कहते हो तुम्हारे सामने किया, वो तो आया नहीं, पहले वो तो आए, क्योंकि कौन से तथ्य का साक्ष्य कब ग्राह्य होगा इसकी कसौटी भी तो है। मृत्युकालिक कथन है, पहले ये तो साबित करो मर गया। अन्वेषण अधिकारी, इसकी परीक्षा हो सकती है, ठीक है, उन व्यक्तियों के कथनों के आधार पर जिनके कथन इसने अभिलिखित किए, अर्थात उन्होंने जो कुछ कहा वो उन्होंने जिस रूप में कहा था इसके समक्ष, इससे पूछा जा सकता है कि उन्होंने किस रूप में कहा। लेकिन पहले वे तो आए, जब अभियोजन ने उन्हें प्रस्तुत ही नहीं किया तो जिन्हें प्रस्तुत किया उनके बारे में पूछे ना आप, जिन्हें प्रस्तुत ही नहीं किया गया उनके बारे में कैसे पूछ लेंगे आप? क्योंकि उनके कथन तो साक्ष्य है ही नहीं। भाई केस डायरी पे जो कुछ अभिलिखित है वो साक्ष्य थोड़ी है। लेकिन न्यायालय में इस पर रोज झंझट होता है और अक्सर करके पीठासीन अधिकारी भी इस विषय पर एकदम क्लियर नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं होते और ऐसा भी नहीं कि बचाव पक्ष के वकील क्लियर नहीं होते। हां, मिसकंसेप्शन कहीं भी होता है, वहां भी होता, इधर भी होता और उधर भी होता। इसी के लिए अपील और रिवीजन है। भाई अपील और रिवीजन की जो रेमेडी रखी गई है वो तो इसी वजह से रखी गई, यहीं पे तो देखा जाएगा, क्योंकि गलती किसी पक्ष पर संभव है। लेकिन जब हम विद्यार्थी के तौर पर कानून को पढ़ रहे हैं तो हमें संपूर्णता के साथ चीजों की जानकारी यह होनी चाहिए। बड़ी मोटी बात समझ लीजिए, बहुत महीन में जाइए बात, जो न्यायालय में नहीं है उसके कथन केवल 32, पुराना वर्तमान 26, स्वीकृति संस्वीकृति रेजिस्ट्रे का भाग, बस कुछ नहीं। इसके अलावा उसके कथनों से संबंधित कोई बात नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। और 162 सिर्फ इतना ही कहेगी कि 161 का उपयोग केवल तब होगा जब वो स्वयं जिसका कथन है न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो, और वो भी उसका उपयोग केवल खंडन के लिए, समर्थन के लिए नहीं। तो बहुत सोचने की जरूरत ही नहीं, केवल इतना। ये शर्तें संतुष्ट नहीं हो रही, अब इस कथन का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष नहीं आएगा, बात खत्म। बहुत जानने की जरूरत नहीं, इतना जान ले तो भी काम चल जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि इतना भी नहीं जानते। 26 इसकी पोजीशन नहीं है, तो जिस व्यक्ति का कथन है वह न्यायालय में ग्राह्य नहीं होगा, या तो फिर स्वीकृति या संस्वीकृति इसका मामला हो। यह भी नहीं, फिर कुछ हो ही नहीं सकता, फिर क्या मतलब है? तो 32(7) हम लोगों ने देखा, प्रथा या रूढ़ी, इसका अस्तित्व या इसका अनस्तित्व, इसका साक्ष्य देना है। और प्रथा या रूढ़ी के अस्तित्व अथवा अनस्तित्व, ठीक है, इसी को अस्तित्व में होने या इसके अस्तित्व अथवा अनस्तित्व का प्रश्न यही न्यायालय के समक्ष विचारणीय विषय के रूप में रखा गया है और उसी पर विचारणा चल रहा है। और कोई व्यक्ति है जो मर गया, मिल नहीं सकता, आदि आदि, यानी जिसके संबंध में धारा 26 की शर्तें पूरी हैं, ठीक है, उसका कथन मौजूद है, ठीक है।
प्रथा या रूढ़ि के अस्तित्व के संबंध में उसका साक्ष्य ग्राह्य हो जाएगा। धारा 13 पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की या वर्तमान की 11, ठीक है, उसका सबसेक्शन 1 वो जीवित व्यक्तियों के कथन के बारे में है कि जबकि प्रथा या रूढ़ि इनका अस्तित्व न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त हुआ तो जीवित व्यक्तियों का साक्ष्य अथवा वे विशिष्ट उदाहरण आदि साक्ष्य में ग्राह्य हो सकते हैं जो प्रश्नगत प्रथा या रूढ़ि के अस्तित्व अथवा अनस्तित्व पर प्रकाश डाल सकते हैं। इसके साथ ही साथ प्रथा या रूढ़ि के अस्तित्व के संबंध में ऐसा व्यक्ति जो मर गया मिल नहीं सकता आदि आदि उसका कथन भी है तो भी प्रथा या रूढ़ि के अस्तित्व अथवा अनस्तित्व के संबंध में उस व्यक्ति के कथनों को ग्राह्य किया जा सकता है। यह हम लोगों ने देखा था। 32.7 इसी विषय पर या 26.7 इसी विषय पर थी। 26.8 जो अंतिम सबसेक्शन है वो कहता है जबकि वह कथन कई व्यक्तियों द्वारा किया गया था और प्रश्नगत बात से सुसंगत उनकी भावनाओं या धारणाओं को अभिव्यक्त करता था। प्रश्नगत बात से संबंधित उनकी भावनाओं अथवा उनकी धारणाओं को अभिव्यक्त करता था। इस लाइन को पकड़ लेंगे तो सेक्शन अनफोल्ड हो जाएगा। केवल इसी लाइन को पकड़ लें कि प्रश्नगत, ठीक है, बात से सुसंगत उनकी भावनाओं और धारणाओं को अभिव्यक्त करता है। प्रश्नगत बात से संबंधित उनकी भावनाएं और धारणाएं। जब हम लोग दृष्टांत देखेंगे तो अंतिम दृष्टांत जो है, ठीक है, अंतिम दृष्टांत वो इसी विषय पर दिया गया। कहता है दुकान की खिड़की में अभिदर्शित रंगित उपहासांकन में अभिव्यक्त अपमान आलेख के लिए खापर का वाद लाता है। दुकान की खिड़की में अभिदर्शित, ठीक है, उपहासांकन में जो अपमान किया गया है, यानी एक ऐसा अंकन दुकान की खिड़की में दिख रहा है जिस अंकन को उपहासांकन कहा जा सकता है। उपहास यानी उस अंकन के माध्यम से उपहास उड़ाया गया है। और उपहासांकन कैसा? शब्दों से, प्रतीकों से, अंकों से, चिन्हों से आदि आदि माध्यमों से किया जा सकता है। यह बात आज की तिथि पर और अच्छी तरह समझी जा सकती क्योंकि आज मीम बनाने का युग है। मीम बनते हैं आज, और जो मीम बनता है उसमें उपहासांकन यही होता है। मीम और कुछ नहीं करता, मीम उपहासांकन ही है। दुकान की खिड़की में अभिदर्शित उपहासांकन में जो अपमान आलेख, ठीक है, समाहित है, उसके संबंध में का खापर वाद लाता है। अब प्रश्नगत बात जो इस का और खा के मध्य आए हुए बाद में विवादग्रस्त है वो कौन सी है कि क्या उपहासांकन का के प्रति अपमान का भाव ये लिए हुए है, उपहासांकन है, लेकिन उसमें काका अपमान किया गया, ये बात हो ये जरूरी थोड़ा ही उपहासांकन है। भाई कॉमेडी अपने में एक विधा है और कॉमेडी गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से, विभिन्न तरीकों से ये की जा सकती है। और जब कॉमेडी की जाएगी तो उपहासांकन ये भी हो सकता है। हां, उससे किसी को हास्यास्पद बनाना समाज में,
उस विषय पर जो विशेषता उसमें है ही नहीं। अगर है तो हम तब भी कहेंगे होता रहे तुम्हारा उपहास। लेकिन अगर नहीं है वो विशेषता आप में जो उपहासांकन के अंकन का विषय बनाई गई है, तो निश्चित रूप से उपहासांकन को अंकित करने वाले को इसका कोई हक नहीं है। अब इसे उपहासांकन अर्थात अपमानजनक उपहासांकन शिकायतकर्ता के संबंध में माने या न माने, यही बात विवादग्रस्त न्यायालय के समक्ष हो गई। तो कहता है कि जबकि वह कथन कई व्यक्तियों द्वारा किया गया है और प्रश्नगत बात से सुसंगत उनकी भावनाओं या धारणाओं को अभिव्यक्त करता है, तो वो सारे व्यक्ति जिन्होंने प्रश्नगत बात से संबंधित अपनी भावनाओं और धारणाओं को अभिव्यक्त करने वाले कथन किए हैं, यद्यपि न्यायालय के समक्ष नहीं आए हैं, फिर भी उनके कथनों को प्रस्तुत किया जा सकता है। अर्थात दुकान की खिड़की में अभिदर्शित जो उपहासांकन था, उसे देखकर रास्ते पर आते जाते लोगों ने जो कुछ कहा कि अरे वाह बड़ा मजेदार है भाई, ठीक है। प्रश्नगत बात से संबंधित जो उनके मनोभाव है, जो उनकी भावनाएं और धारणाएं हैं, वो भावनाएं और धारणाएं जिन कथनों से अभिव्यक्त हुई हैं, उन कथनों का साक्ष्य उन व्यक्तियों द्वारा न्यायालय के समक्ष दिया जा सकता है जिन्होंने उन लोगों को उस प्रकार के कथन करते सुना है, यद्यपि वो लोग न्यायालय के समक्ष नहीं आए। कथन ओरिजिनली किसने किया? उन व्यक्तियों ने जो आ जा रहे थे रास्ते पर, और जो कथन किया वह प्रश्नगत बात से संबंधित जो उनके मनोभाव थे, उन मनोभावों को आवाज उन कथनों से मिल रही थी। उन्होंने जो कथन किए उनसे यह तय हो रहा था कि दुकान में अभिदर्शित रंगचित्र अपमानजनक उपहासांकन के तौर पर उन लोगों के द्वारा लिया गया था, और रंगचित्र की अपमानजनक प्रकृति यही तो विवाद का विषय है। तो अगर सामान्य स्थिति होती तो यह कहा जाता है कि उन लोगों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करिए जिन्होंने दुकान में अभिदर्शित रंगचित्र की, ठीक है, प्रवृत्ति को न सिर्फ अपमानजनक यह पाया था बल्कि उपहासांकन के तौर पर भी लिया था, या जिन्होंने उसे सिर्फ उपहासांकन नहीं माना बल्कि अपमानजनक उपहासांकन यह भी माना, उन लोगों को लाइए। लेकिन हमने कहा ना कि कानून सुविधा यह देने के लिए है, दुविधा देने के लिए नहीं। अब रास्ते पर आते जाते लोग, वे सामान्य व्यक्ति, अगर उन्होंने उसे अपमानजनक उपहासांकन माना था तो वे लोग जो काको जानते थे वे उसे अपमानजनक उपहासांकन क्यों नहीं मानेंगे? रास्ते पर आते जाते लोगों की टिप्पणियां एक आम व्यक्ति की टिप्पणियां, एक सामान्य व्यक्ति उस अपमानजनक उपहासांकन को किस तौर पर लेता है इसका प्रमाण है वे टिप्पणियां। और रास्ते पर आते जाते लोगों को कोई नहीं जान सकता, इसलिए न्यायालय के समक्ष उन्हें प्रस्तुत किया ही नहीं जा सकता। तो जो सेकंड बेस्ट एविडेंस है, वो सेकंड बेस्ट एविडेंस वो बनता है कि वे टिप्पणियां जिन लोगों के द्वारा सुनी गई हैं उनके साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष अनुज्ञेय
ये बनाया जाए, उनके साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष दिया जाना अलाउड किया जाए। और यही धारा 32 के लास्ट सबसेक्शन में किया गया है। तो आप देखेंगे कि कानून सुविधा के लिए है, कानून दुविधा के लिए नहीं है। लेकिन सुविधा यह भी आपको इस कीमत पर नहीं मिलेगी कि प्योरिटी ये डिस्टर्ब हो जाए। जहां तक हो सके हम मूल यही न्यायालय के समक्ष लाए। यानी अगर वे व्यक्ति जिंदा है, मिल भी सकते हैं, साक्ष्य देने के लिए समर्थ भी हैं, और बहुत देरी के बिना न्यायालय में उनकी उपस्थिति को उपात्त भी किया जा सकता है, तो फिर उन्हीं को लाइए। फिर अन्वेषण अधिकारी के माध्यम से आप उनकी बात को न्यायालय के समक्ष सिद्ध क्यों कर रहे हैं, फिर तो उन्हें लाइए। और अगर वे मिल ही नहीं सकते या फिर उनका कथन संस्वीकृति या स्वीकृति आदि आदि प्रकार का है, तो ठीक है, वो साक्ष्य न्यायालय के समक्ष आ सकता है। अदरवाइज सामान्य नियम यह है कि जो न्यायालय में नहीं, उसके बारे में कोई चर्चा न्यायालय में नहीं होगी। उसे आना होगा, पहले वो बताए उसने क्या कहा था। और इसी का विस्तृत स्वरूप हम लोगों ने देखा था अनुच्छेद 121 भारत का संविधान, जहां कहते हैं कि विधायिका के दोनों सदनों में न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में, कौन न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उनके कंडक्ट के संबंध में कोई चर्चा नहीं होगी जब तक कि उन्हें हटाने का कोई प्रस्ताव ये विधायिका में विचाराधीन न हो। क्योंकि जब उन्हें हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होगा तब तो उनके कंडक्ट पर चर्चा ये हो ही रही होगी। और अन्यथा हितों में संतुलन बिठाया गया है। क्योंकि विधायिका के लोगों को प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है, और चूंकि विशेषाधिकार है तो हाफिज के क्लासिफिकेशन के मुताबिक देखेंगे तो सब में अधिकारहीनता आ जाएगी। विधायिका के लोगों को यह विशेषाधिकार है कि विधायिका में बैठकर जो कुछ कहेंगे उसके लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ये नहीं होगी। और यही इसी विशेषाधिकार का दुरुपयोग अरविंद केजरीवाल जैसे धूर्त लोग करते हैं। ये असेंबली में खड़ा होकर यह आदमी दूसरों के बारे में जो कुछ कहता था वो ये बाहर कहता, तो इसे मानहानि के मुकदमों, ठीक है, इससे अपनी स्थिति इसका अंदाजा हो जाता। और पहले हुआ, फिर इसके मित्रों ने ये बताया होगा कि तुम असेंबली में कहो सब बातें, बात कुछ हो गई नहीं क्योंकि विशेषाधिकार है। और जनता तो मूर्ख होती है, तुम जो कहोगे वो प्रचारित होगा अखबारों में, वो प्रचारित होगा, जनता ये मानेगी कि बात तो ठीक है। और तुम खूब चिल्ला के कहो मानहानि कार्रवाई हमारे खिलाफ करो, मानहानि खिलाफ कार्रवाई तो होगी नहीं, तुम खूब चिल्ला के कहना, तो जनता ये इस भ्रम में रहेगी कि शायद ये बात सच है, परीक्षण हो नहीं पाएगा। तो इन विशेषाधिकारों का कैसा दुरुपयोग होता है ये अरविंद केजरीवाल का उदाहरण खूब साबित करता है। अब चूंकि है क्या कि उच्चतम न्यायपालिका, इसकी गरिमा की रक्षा यह भी जरूरी है। तो अगर उच्चतम न्यायपालिका इसके संगठक न्यायाधीशों के आचरण की चर्चा, इसे करने की अनुमति ये रहे, तो होगा ये कि जिसके खिलाफ जजमेंट आ जाएगा वो खड़े होकर लोकसभा और राज्यसभा में गालियां देगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ये हो नहीं पाएगी। इसलिए अनुच्छेद 121 बनाया गया, हितों में संतुलन यह बिठाया गया कि सामान्य दशाओं में
न्यायाधीशों के आचरण की चर्चा ये नहीं होगी। लेकिन भारत के संविधान में कुछ भी आत्यंतिक नहीं है, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। तो यहां भी एब्सोल्यूट बात नहीं है, न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं होगी, नो डाउट। बट इफ देयर विल बी ए रिजोल्यूशन पेंडिंग बिफोर एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द रिमूवल ऑफ द जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, देन द कंडक्ट ऑफ दैट जज विल बी डिस्कस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। ठीक है ना, तब होगी भी, अदरवाइज नहीं होगी। तो न्यायालय इसके समक्ष उन व्यक्तियों की चर्चा, क्योंकि न्यायाधीश भी विधायिका के समक्ष है नहीं अपना बचाव करने के लिए। ऐसे न्यायालय में वो व्यक्ति जिसके कथनों को, ठीक है, कोड किया जा रहा है, ये बताने के लिए तो न्यायालय के समक्ष आया ही नहीं कि उसने वो कथन किए थे या नहीं। तो किसी की बात पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? अगर बचाव पक्ष ये चाहता है कि अन्वेषण अधिकारी से हम उसके लिए कुछ कहलवाएं, तो ठीक है, 233 सीआरपीसी है, पुरानी सीआरपीसी के हिसाब से आप न्यायालय को एप्लीकेशन दो ना। जिस साक्षी को हमने नहीं परीक्षित कराया उसे आप करा सकते हो। ठीक है, आप बचाव पक्ष के साक्षी के तौर पर उसको बुलाओ और उससे पूछो कि आपने क्या कथन पूर्व में किए थे, बताएगा, हमें प्रतिपरीक्षा का अवसर होगा। फिर जो कुछ आए फिर आप अन्वेषण अधिकारी से पूछो, उससे पूर्व नहीं। तो आपको विषयों पर एकदम क्लियर यह होना चाहिए। कानून सुविधा के लिए, कानून दुविधा के लिए नहीं है। लेकिन सुविधा किसी भी कीमत पर नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। शुद्धता से कॉम्प्रोमाइज करके कोई सुविधा नहीं। जहां तक शुद्धता से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, वही कहते हैं ना, टकराव ठीक नहीं है, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर उसूलों पर आ जाए तो फिर टकराना जरूरी है। यह सिद्धांत हमेशा काम नहीं करेगा। शांति अच्छी चीज है, लेकिन देश बंटवारे की कीमत पर शांति नहीं चाहिए। फिर न हो शांति, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए हम कांग्रेस या सबके गांधी, नेहरू आदि के प्रखर आलोचक हैं। शांति किसी भी कीमत पर यह वांछनीय नहीं है। आप किसी भी कीमत पर शांति, फिर इतना जिंदा रहने का भी क्या शौक? मर जाओ, और एक दिन तो मरना ही है। तुमसे पहले जाने कितने मर गए और तुम्हारे बाद जाने कितने मरेंगे, तुम भी मर जाओगे, क्या फर्क पड़ेगा? राम और कृष्ण वो मर गए तो भी चलता रहा, तो तुम भी मर जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? मर जाओ। किसी भी कीमत पर कोई भी चीज नहीं, कीमत ठीक होनी चाहिए। ठीक है, तो कानून सुविधा के लिए है, लेकिन सुविधा किसी भी कीमत पर नहीं। ये पुरानी धारा 26, पुरानी धारा 26 बोल गए, नई धारा 26, पुरानी 32 है। सेक्शंस में जब मेरे मुंह से कुछ निकले इधर उधर हो जाए तो आप बेर ठीक कर लें, क्योंकि बेर आदतन गलत भी निकल सकता है और इतना आदमी की जबान पर कंट्रोल नहीं हो सकता कि वो कंप्यूटर की जबान बन जाए और वो कभी गलत ही ना हो सकता है, तो वो अकॉर्डिंगली ठीक भी कर लेना चाहिए। और ये पता भी लगता है कि आदमी से कुछ निकला है या उसने कुछ बोला है। निकल जाना अलग बात है और बोलना अलग बात है। निकलना आकस्मिक है, बोलना स्वैच्छिक है। आपको कथनों की प्रकृति पर ध्यान देना चाहिए, और जहां तक दायित्व की बात होती है वह कथनों की प्रकृति के आधार पर ही तय होता है। और इसलिए कानून के विद्यार्थी को या कानून के शिक्षक को कथनों की प्रकृति पर विचार करना चाहिए। कथन अपने में कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग ये
धारा 26 इस रूप में पढ़े। अब धारा 27, धारा 27 ये भी बड़े प्रायोगिक उपयोग की धारा है। आप इसे बड़े महत्वहीन स्टाइल में पढ़ लेते हैं, और ऐसे लोग भी हो जो हम तो इस बात का बड़ा ध्यान रखते हैं। धारा 27 हमने खूब ठीक से समझ रखी है। धारा 27 कहती है कि वे व्यक्ति जो मर गए, मिल नहीं सकते, साक्ष्य देने के लिए अन्यथा असमर्थ हुए, या फिर इतने विलंब के बिना न्यायालय के समक्ष नहीं लाए जा सकते, जिनका जितना विलंब न्यायालय की राय में अयुक्त संगत है, और उन व्यक्तियों ने किसी न्यायिक कार्यवाही में पूर्व में कोई कथन कर रखे हैं और उनके कथनों को उसी न्यायिक कार्यवाही के अगले प्रक्रम पर, यानी प्रक्रम यानी स्टेज, प्रक्रम को अंग्रेजी में स्टेज बोलते हैं, उसी साक्षी के कथनों को उसी न्यायिक कार्यवाही के अगले प्रक्रम पर यानी अगले स्टेज पर विचार में लेना है, या फिर कोई अन्य भिन्न न्यायिक कार्यवाही चल रही है जो कि उन्हीं पक्षकारों के मध्य है जिनके बीच पहली कार्यवाही चली, या उनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले पक्षकारों के बीच है, और पिछली कार्यवाही में जो विवाद के बिंदु थे सारतः वे ही विवाद के बिंदु इस कार्यवाही में है। ठीक है, तो अगर वह साक्षी जिसके पिछली कार्यवाही में कथन अभिलिखित किए गए थे और वर्तमान कार्यवाही के समय या वर्तमान कार्यवाही के प्रक्रम के अवसर पर वह साक्षी मर गया है, मिल नहीं सकता, या साक्ष्य देने के लिए अन्यथा असमर्थ हुआ है, या उसकी हाजिरी इतने विलंब के बिना उपयुक्त नहीं हो सकती। ठीक है, जितना मामले की परिस्थितियों में न्यायालय अयुक्त संगत समझता है, तो उसके पूर्व में अभिलिखित कथन जो पहली कार्यवाही में हुए थे या कार्यवाही के पूर्वतम प्रक्रम पर हुए थे, उनको वर्तमान प्रक्रम पर या वर्तमान कार्यवाही के लिए स्वीकार किया जा सकता है, इस बात के बावजूद कि वो दोबारा न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। ये धारा 33 कहती है, और कहती है कि दांडिक कार्यवाहियों में पक्षकार कौन है, इस प्रयोजन से अभियोजन और बचाव पक्ष को यानी अभियुक्त और लोक अभियोजक को एक पक्षकार माना जा सकता है। ये लिखा है स्पष्टीकरण में। अब अक्सर ये होता है, न्यायालय में प्रतिपरीक्षा चल रही है, अब वहां व्यवहार होता है ट्रायल कोर्ट में, वकील साहब ने कहा कि यार आज मन नहीं है, ठीक है, लड़ा रोज नहीं जा सकता, ठीक है, उन्होंने ठीक एप्लीकेशन दे दो, ठीक है, और कई बार वो एप्लीकेशन नहीं देते, एप्लीकेशन देते बात चल जाएगी, क्योंकि धारा 27 ये कहती है कि पूर्व में जो कथन अभिलिखित किए गए थे वर्तमान कार्यवाही में उन्हें विचार में लिया जाए। ये केवल तब होगा जबकि साक्षी जिसके कथन पूर्व में अभिलिखित हुए थे और वर्तमान में इसलिए नहीं अभिलिखित हो सकते क्योंकि उम्र गया, मिल नहीं सकता, आदि आदि, ठीक है ना, उससे प्रतिपरीक्षा का अवसर ये सेकंड पार्टी को रहा हो और उसने प्रतिपरीक्षा न की हो, अगर ये कंडीशन फुलफिल या यूं कहें ये कंडीशन भी फुलफिल है, तभी उसके पूर्व कार्यवाही में लिखित कथनों का वर्तमान कार्यवाही में उपयोग ये हो सकता है, अन्यथा इनमें से एक बात भी कम है तो पूर्व में अभिलिखित कथन वर्तमान में उपयोग नहीं हो सकता। अब क्या हो रहा है, साक्षी खड़ा है, बचाव पक्ष ने एडजमेंट मांगा यानी स्थगन मांगा, एप्लीकेशन भी दी नहीं, और लोक अभियोजक भी अपने हितों के प्रति जागरूक नहीं है।
क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कुछ भी, न धारा 27 का कोई ज्ञान, जो पूर्व में धारा 33 एविडेंस एक्ट कही जा रही थी उसका ज्ञान ही नहीं है। या लोक अभियोजक अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार नहीं है, ये भी हो सकता है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कार्रवाई स्थगित कर दो। अब कायदा लोक अभियोजक ये कहे कि लाओ एप्लीकेशन दो, साहब के सामने रखो, साहब को 309 सीआरपीसी पिछली, अभी तो पिछली चल रही है सीआरपीसी, 309 सीआरपीसी में कार्रवाई को स्थगित करने का हक है, कर देंगे स्थगित अभी। लेकिन तुम्हारी एप्लीकेशन पर होगी ना स्थगित। अब ये साक्षी यहां से निकले और मर जाए, भाई ये तो लिखा नहीं कि साक्षी जब तक अपना साक्ष्य न्यायालय में पूर्ण नहीं कर लेगा तब तक वो मरेगा नहीं, ऐसा तो कोई कानून है नहीं। वो बाहर निकले अभी मर जाए, तो उसने अब तक जो कुछ कहा है वो तुम्हारे खिलाफ पढ़ा कैसे जाएगा ये बताओ। ठीक है, तुम्हारे खिलाफ तो तभी पढ़ा जा सकता है जब प्रतिपरीक्षा का अवसर भी रहा हो। ठीक है, और वर्तमान में वो मिल भी ना सकता हो, मर गया हो, आदि आदि, यही तो है। अगर तुमने एप्लीकेशन दी तो दोनों कंडीशंस पूरी हैं, प्रतिपरीक्षा का अवसर था, तुमने नहीं की। ठीक है, प्रतिपरीक्षा का अवसर था और तुमने नहीं की, और अगर एप्लीकेशन नहीं है तो अब प्रतिपरीक्षा का अवसर था, यह साबित ही नहीं हो सकता। ठीक है, एक महत्वपूर्ण घाटा फट से अभियोजन का होगा और केवल एक सेक्शन न जानने के कारण होगा। ठीक है, इसलिए कोई भी सेक्शन अनइंपॉर्टेंट नहीं है। और जो ये कहते हैं कि विचारण में ये साक्ष्य नहीं चलता, ये एविडेंस एक्ट नहीं चलता, वो मूर्ख हैं। उनकी बातों पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उनकी प्रास्थिति कोई हो, प्रास्थिति यानी दशा, जूरिस्प्रूडेंस में हम लोग जान चुके हैं, उनकी दशा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भी क्यों ना हो, उनकी बात मानने की जरूरत नहीं है। कैसे पढ़ी जाएगी? अक्सर वहां क्या होता है, अगर लोक अभियोजक जागरूक नहीं है या अपने हितों के प्रति यानी अभियोजन के हितों के प्रति समर्पित नहीं है, तो वहां की एक लाइन लिख जाती है, नो टाइम लेफ्ट, यानी न्यायालय के पास समय नहीं है। अब जो लिख गया पढ़ा तो वही जाएगा, साक्षी निकला और मर गया, साक्षी निकला और मर गया, या साक्षी जब अगली बार ठीक है टर्न आउट हुआ वो पक्षद्रोही है, अब वो पक्षद्रोही हो गया। अब आपका ये कथन कैसे पढ़े जाएं, तो पढ़े ही नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रतिपरीक्षा का अवसर ये था, ये साबित नहीं हो रहा। साबित ये हो रहा कि प्रतिपरीक्षा का अवसर था ही नहीं, नो टाइम लेफ्ट, समय ही नहीं बचा था। तो पता ये लगा कि वो सारा एविडेंस गया, 1 मिनट में चला गया, 1 मिनट में। और जो बचाव पक्ष करता है या उधर ज्यादा लर्नेड लोग होते हैं, वो ये कहते हैं अरे कोर्ट साहब नो टाइम लेफ्ट लिखा दो, और आपका जो न्यायालय का कर्मचारी है वो कानून का जानकार नहीं है, वो भी कहता अरे कोर्ट साहब इसमें क्यों झगड़ रहे हो, नो टाइम लेफ्ट लिख जाएगा तो क्या, अरे स्थगित तो हो ही रहा। तो हम कहते जब स्थगित ही हो रहा तो फिर हमारी बात लिख जाए तो क्या बुरा, भाई नो टाइम लेफ्ट क्यों लिखे। हम भी बताते कुछ नहीं, लेकिन हम ये कहते फिर नो टाइम लेफ्ट क्यों लिखे, ये लिख जाए कि बचाव पक्ष की प्रार्थना पर ठीक है स्थगित किया जाता है, ये लिख जाए, इसमें क्या बुराई है। जब उसमें कोई बुराई नहीं तो इसमें भी तो नहीं है, इसमें क्या बुराई, हम कहां कुछ कह रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण फर्क आ जाएगा, महत्वपूर्ण अंतर, साक्षी मर गया तो एक में तो सब पड़ जाएगा और एक में कुछ भी नहीं पड़ेगा। दीवानी मामलों वहां भी यही होगा। मामला अपील में चला गया, अपील में अपीलेट कोर्ट को 386 सीआरपीसी पिछली हम लोगों ने देखी है, और आदेश 41 और संबोधा धारा, मेरा ख्याल है जो भी हो धारा अब हमें इस समय याद नहीं,
127, 126 वहां कहीं पे होना चाहिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जहां तक इस समय में याद पड़ा रहा है सीपीसी में। लेकिन आधे 46 वहां पहुंच रही है। क्या है? अपीलेट कोर्ट की शक्तियां हैं। 126, 27 तो नहीं होगा, आप सीपीसी में धारा में याद नहीं पड़ेगा, लेकिन आधे 46 मूल डिग्री होता है अपीलेट। और सीआरपीसी वहां पर धारा 306 की सीआरपीसी में ज्यादा याद रहती है, क्योंकि हम क्रिमिनल के आदमी हैं। सीपीसी तो सैद्धांतिक रूप से हमें पता रहती है, पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने सीआरपीसी में देखा था, मामलों को प्रतिप्रेषित, रिमांड, पुनः विचारण हेतु कर देने की ताकत भी अपीलेट कोर्ट को है, और यह ताकत सिविल कोर्ट को भी है। अब मामला प्रतिप्रेषित हो गया, पुनः विचारण हेतु साक्षी मर गए, साक्षी मर गए, मिल नहीं सकते, ठीक है, आदि आदि, तब भी धारा 33 उपयोग में आएगी। और जब पुनः प्रतिप्रेषित हुआ तो वो तो पुनः विचारण के लिए प्रेषित किया गया। अब पुनः विचारण के लिए जब प्रेषित हुआ तो इश्यूज वही हैं जो पहले थे, पक्षकार वही हैं, ठीक है, कार्रवाई नए सिरे से शुरू हो गई। अब अगर प्रतिपरीक्षा का अवसर भी वहां रहा है पूर्व में, तो उनके वो कथन वर्तमान में पढ़े जा सकते, लेकिन यदि मर गए, मिल नहीं सकते, आदि आदि ये चीजें संतुष्ट हो तब मिल सकते, तो फिर नए विचारण में उन्हें दोबारा बुलाएंगे। तो इन सेक्शन 33 पूर्व में और वर्तमान में सेक्शन 27, इसका जो उपयोग है वो मामलों के रिमांड होने की दशा में है, यह साक्षियों के मर जाने आदि की दशा में भी है, और बड़े प्रैक्टिकल उपयोग की ये धाराएं हैं। यहां तक हम लोगों ने देखा, शेष चर्चा अगले उसमें करेंगे, और अगली धाराएं भी प्रैक्टिकली बड़े उपयोग की है। यूं तो पूरा कानून ही प्रैक्टिकली बड़े उपयोग का है, और उसे उसी ढंग से देखना चाहिए। और अगर आपको वो नहीं आता तो फिर आप अच्छे अधिवक्ता, अच्छे टीचर, अच्छे जज, अच्छे वकील कुछ नहीं हो सकते। कानून सर्वोपरि है, उसकी जानकारी सर्वोपरि है, वो जरूर करनी चाहिए, ठीक है। बाकी अगले क्लास